बुलंद होती है और पाकिस्तान सिविल वॉर के सबसे बैड फेज से गुजर रहा होता है। पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेशी रेवोल्यूशनरीज के बीच एक तरफ बड़ा घमासान जारी रहता है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश खुद को एक अलग देश घोषित कर चुका होता है। इसी बीच 3 दिसंबर 1971 को भारत के खिलाफ पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर देता है। पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के कई एयरफील्ड्स पर बमबारी करना शुरू कर देती है और अब भारत भी इस जंग में शामिल हो जाता है और इसी के साथ शुरुआत होती है इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 की। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ये वॉर होती ही क्यों है? पाकिस्तान के सिविल वॉर से भारत का क्या लेना देना होता है? और 1947 में पाकिस्तान का दामन थामने वाला ईस्ट पाकिस्तान आखिर क्यों आजादी की मांग पर उतर आता है? भारत का इस पूरे वॉर में क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? कॉलोनियल टाइम से पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक नहीं बल्कि कई किंगडम्स राज करते थे। ये सभी किंगडम्स अपने आप को एक अलग भाषा, ट्रेडिशन, कल्चर से आइडेंटिफाई करते थे और कुछ यही कहानी आज के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की भी थी, जो उस टाइम में बंगाल के नाम से जाना जाता था। 13th सेंचुरी से ही इस एरिया पर ज्यादातर मुस्लिम रूलर्स का रूल चलता था, लेकिन धर्म से ज्यादा यहाँ के लोग खुद को बंगाली भाषा, कल्चर और ट्रेडिशन से इंटीग्रेटेड महसूस करते थे। अलग अलग धर्म से होने के बाद भी यहाँ कम्युनिटीज में यूनिटी एग्जिस्ट करती थी। 1757 में बंगाल में ब्रिटिश राज आने के बाद कम्युनिटीज के बीच धर्म की खाई गहरी होती जाती है, लेकिन एक चीज जो हमेशा कॉमन रहती है वो है बंगाली एथनिसिटी। 1947 में ब्रिटिश रूल के खत्म होते ही भारत को आजादी मिलती है, लेकिन ये आजादी भारत को 2 देशों में बांट देती है, भारत और पाकिस्तान। मुस्लिम मेजॉरिटी लोग पाकिस्तान को चुन लेते हैं, जबकि भारत खुद को लोकतांत्रिक देश घोषित करता है। धर्म के नाम पर हुए इस विभाजन से दोनों देशों की बाउंड्रीज तो तय हो जाती है, लेकिन एक ही कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज को फॉलो करने वाले रीजन्स 2 अलग मुल्क का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे आधा पंजाब पाकिस्तान को मिलता है और आधा भारत का हिस्सा बनता है। पार्टीशन की लकीरों से बंगाल भी अछूता नहीं रहता है। स्टार्टिंग फेज में पूरा बंगाल रीजन पार्टीशन को स्ट्रांगली अपोज करता है, लेकिन जब विभाजन की मांग तेज होती है तो बंगाल का वेस्टर्न रीजन भारत में शामिल हो जाता है। वही मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हाथ थाम लेता है। उनकी उम्मीद होती है कि इस्लाम की फाउंडेशन पर बने पाकिस्तान में उन्हें बेटर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस और फैसिलिटीज मिलेंगी। साथ ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज करे और उन्हें उनका पूरा हक दे। पाकिस्तान के साथ भारत में रह रहे कुछ मुस्लिम्स की भी यही उम्मीद होती है। इसलिए जब बंटवारा होता है तो दोनों ही कम्युनिटीज में मास माइग्रेशन देखने को मिलता है। हिंदू पाकिस्तान से भारत आते हैं तो मुस्लिम भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं। वेस्ट बंगाल और बिहार से भी कई बिहारी मुस्लिम्स ईस्ट बंगाल की तरफ माइग्रेट करते हैं और हिंदू लोग भारत आ जाते हैं। ये मास माइग्रेशन अपने साथ एक बहुत बुरा दौर लेकर आता है, जिसमें दंगे फसाद से बेकसूर लोग मारे जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। 14 लाख लोग अपना घर छोड़ देते हैं और लाखों फैमिलीज को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। मरने वालों की संख्या 2 लाख से 20 लाख तक बताई जाती है। इन टफेस्ट सिचुएशंस के बीच इंडिया का डिवीजन हो जाता है और एक नई कंट्री दुनिया को मिलती है, पाकिस्तान, जिसके 2 हिस्से होते हैं, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 1600 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। पाकिस्तान की फॉर्मेशन में मेजॉरिटी भले ही मुस्लिम्स की होती है, लेकिन सभी एक अलग एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एथनिक ग्रुप बंगाली मुस्लिम की होती है, जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पख्तूनी और बलोची एथनिक ग्रुप की सुपीरियोरिटी रहती है। ऐसे में एक बड़ी आबादी होने के बाद भी बंगाली मुस्लिम्स को साइडलाइन कर दिया जाता है। पॉलिटिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और सभी पावरफुल पोजीशंस पर वेस्ट पाकिस्तान के एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड वर्क प्राइमरीली वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी
भी वेस्ट पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहता है। 1947 में पाकिस्तान की शुरुआत भारत की तरह एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की कमान लियाकत अली खान संभालते हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अपने पहले ही टर्म में लियाकत सरकार को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इफेक्टिवली गवर्न करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो आने वाली सरकार को भी महसूस होती है। मैक्सिमम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही पोजीशन पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आने वाले सालों में देखने को मिलती है और ईस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन का सही मौका नहीं मिल पाता है। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना एक नया रूल लेकर आते हैं और उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. जिन्ना का ये डिक्लेरेशन ईस्ट पाकिस्तान को हिला कर रख देता है। वेस्ट पाकिस्तान के उर्दू इम्पोजिशन को ईस्ट पाकिस्तान में भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। बंगाली मुस्लिम्स के लिए उर्दू एक एलीट भाषा होती है, जिसे केवल हाई ऑफिशियल्स ही बोलते थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में दशकों से बच्चा बच्चा बंगाली भाषा बोल रहा होता है। भाषा की जबरदस्ती से ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत होती है। अपनी भाषा को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं। स्टूडेंट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उर्दू इम्पोजिशन को अपनी भाषा पर एक गहरी चोट की तरह लेते हैं। ईस्ट बंगाल की प्राइमरी लैंग्वेज बंगाली होती है। 1952 आते आते ईस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट इतने तेज हो जाते हैं कि सरकार को सेक्शन 144 इम्पोज करना पड़ता है, यानी 3 से ज्यादा लोगों का एक साथ खड़ा होना फॉरबिड कर दिया जाता है। इस कानून के खिलाफ 21 फरवरी को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, लेकिन सेक्शन 144 के तहत पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। इससे स्टूडेंट्स की भीड़ और भी ज्यादा भड़क जाती है और स्टूडेंट ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसने की कोशिश करते हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायर करती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। आगे चलकर ये दिन बांग्लादेश के इतिहास में अमर हो जाता है और आज भी इसी दिन को बांग्लादेश अपने लैंग्वेज मार्टर्स डे के तौर पर मनाता है। सरकार और बंगालियों का ये क्लैश इस कदर बढ़ जाता है कि 1956 में सरकार को बंगाली भाषा को ऑफिशियल स्टेटस और 1956 में स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोगों की मांग तो पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार के साथ इनकी नाराजगी खत्म नहीं होती, बल्कि ये घटना आग में घी का काम करती है। पाकिस्तान की फॉर्मेशन में मेजॉरिटी भले ही मुस्लिम्स की होती है, लेकिन सभी एक अलग एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में कई सरकारें बनती बिगड़ती है, कई बार मिलिट्री रूल भी देखने को मिलता है, लेकिन सरकार बनाने का मौका ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में कभी नहीं आता। उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से तो दूर रखा ही जाता है, साथ ही ईस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। 70% से भी ज्यादा नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर लगाया जाता है, जबकि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में सेंटर्ड होती है। यही से पाकिस्तान को अपना 62% रेवेन्यू भी मिलता है। फिर भी इस हिस्से की ग्रोथ रेट 2.6% होती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान 4.4% की ग्रोथ से बढ़ता है। एक ही देश के दोनों हिस्सों में इस हद तक इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होने से गवर्नमेंट और बंगाली लोगों के बीच की खाई गहरी होती चली जाती है। 1966 में मामला तब ज्यादा बिगड़ जाता है जब ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर 6 पॉइंट की डिमांड उठाती है। पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान इन डिमांड्स को पेश करते हैं, जिसमें साफ कहा जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी बना दिया जाए, इसके रिसोर्सेज को यूज करने की पावर ईस्ट पाकिस्तान की सरकार के हाथ में दी जाए, यहाँ तक कि ईस्ट पाकिस्तान की अपनी एक अलग करेंसी हो, साथ ही वहां एक अलग रिजर्व बैंक स्टैब्लिश किया जाए। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व रखने की पावर भी दी जाए और इनके पास अपनी एक अलग डिफेंस फोर्स हो। अवामी लीग की ये डिमांड सत्ता में बैठी सरकार की जड़ें हिला देती है। इन पॉइंट से जाहिर होता है
कि ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार इन सभी पॉइंट्स को रिजेक्ट कर देती है और इन डिमांड्स को देश के खिलाफ बताती है। अवामी लीग भी इस फैसले से चुप नहीं बैठती और कंटिन्यूअस इस पर काम करती है। इसीलिए 1968 में सरकार अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान और कई ऑफिशियल्स को देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल अयूब खान की सरकार होती है और वो इल्जाम लगाते हैं कि अवामी लीग अगरतला में भारत सरकार के साथ मिलकर एक आजाद देश बनाने की साजिश कर रही है। लेकिन उनके ये सभी चार्जेस ईस्ट पाकिस्तान